हमारे मुल्क को आज आज़ाद होकर 75 साल हो गए, पर ये चीज़ बदली नहीं है। आज भी जातिवाद के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। औरंगाबाद में एक खास पार्टी का नाम चलता है। जो खास पार्टी आज कह रहे हैं आप, वो तो तब पैदा भी नहीं हुई थी यहाँ पे औरंगाबाद में, खड़ी भी नहीं हुई थी, है ना। तो 2013 में जो जीरो थी, वो आपको अगर 2 साल 3 साल के बाद हीरो दिखती होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अब 3 साल से 4 मैं हीरो नहीं कह रहा हूँ, पर आज जो एक मुस्लिमों में एक वो है कि मैं खुला नाम लेता हूँ कि एमआईएम की एक आप लोगों से ज़्यादा पॉपुलैरिटी है सर। आज हम आम दिख रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो हमको मालूम है कि इसने जुर्म किया है, फिर भी अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं ये बेगुनाह है और उसकी बाजू ले रहे होंगे, तो एक शख्स की बाजू अगर कोई कौम लेती है। हाँ, ये इशारा किसके तरफ है सर आपका? ये आप कौन से मुजरिम की? मुझे लगता है कि औरंगाबाद से लेके पूरे महाराष्ट्र में सबके लिए, लेकिन औरंगाबाद में कुछ चीज़ें मेरे सामने ऐसी आई हैं कि वो लोगों ने बहुत ही घिनौना जुर्म किया हुआ है। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। जैसा आप सब जानते हैं, हमारा देश अभी कुछ वक्त पहले ही अमृत महोत्सव मनाया है। आज़ादी के हमने 75 साल सब ने मिलकर मनाए हैं। पर आज भी कहीं ना कहीं जो हमारे मुल्क की एक जिसे ख़राब चीज़ कहेंगे या एक पॉइंट है जो अक्सर सामने आता है, वो आता है जातिवाद को लेकर। जातिवाद का मुद्दा आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारे देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलाके से सुनने में आता ही रहता है। अभी कुछ वक्त पहले की ये घटना है। राजस्थान में एक छोटे बच्चे को, 9 साल का बच्चा था, जिसको पानी पीने की वजह से कुछ ऊंची जात के एक शख्स ने, एक टीचर ने मार मार कर वो बच्चे को इतना मारा है, वो बच्चे की डेथ हो गई है। वो मुद्दा काफ़ी उठा है। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं। जो एक बिल्किस बानो का मुद्दा है, वो भी 15 अगस्त को ही अमृत महोत्सव पे उसके जो आरोपी थे, जो 2002 में जो गुजरात में जो दंगे हुए थे, उसमें जो रेपिस्ट थे, जो खूनी थे, वो आरोपी को 15 अगस्त को अमृत महोत्सव के मौके पर उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया, जेल से उनको छोड़ दिया गया। ऐसे ही सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र प्रवक्ता फारूक अहमद साहब। तो उनसे इन मुद्दों पर कुछ चर्चा करते हैं और जानते हैं कि यह जो पॉलिटिक्स चल रही है, जातिवाद की पॉलिटिक्स है, ये हमारे पास कब तक चलेगी और इससे कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है हमारे देश को। जी, आपका स्वागत है साहब महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। फारूक साहब, मेरा सवाल जो अभी मैं दोहराया कि जो जातिवाद को लेकर जो हमारे पास पॉलिटिक्स हो रही है, जो अभी कुछ करंट के केस है, कुछ पुराने केस है, इसमें सर हमारे देश को कितना नुकसान होगा? देखिए, पहली चीज़ तो जातिवाद जो है ये कोई नया मुद्दा नहीं है। हज़ारों सालों की इस मुल्क की अगर तारीख़ अगर देखी जाए, तो इस मुल्क की तारीख़ में आपको ये समझ में आएगा कि हज़ारों सालों से एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा निज़ाम यहाँ पे नाफिज किया गया था जो इंसान को इंसान के अंदर एक भेद निर्माण करता था, गैर बराबरी पैदा करता था। और उस निज़ाम के चलते इस मुल्क की अक्सरी जो आवाम है, जिसको बहुजन कहा जाता है, वो अक्सरी आवाम को ग़ुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। और इस ग़ुलामी के ख़िलाफ़ में एक तारीख़ है लंबी। चारवाक लड़े हैं, गौतम बुद्धा लड़े हैं, महावीर लड़े हैं, और ये बसवेश्वर अन्ना जो है वो लड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें इस जातिवाद के ख़िलाफ़ की लड़ाइयाँ हैं, आंदोलन है। और जिसको आज हम धर्म का या धम्म का नाम दे रहे हैं, तो वो एक मूवमेंट था, और वो मूवमेंट इसी जातिवादी और वर्ण व्यवस्था के गैर बराबरी के ख़िलाफ़ चला हुआ था। और इसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अन्ना साठे, ये वो महामानव हैं जिन्होंने इस जातिवाद के ख़िलाफ़ में लड़ाई लड़कर शोषित, पीड़ित और मजलूम तबकों की बात को उजागर किया। और इसमें सबसे बड़ा किरदार जो निभाया था, वो विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मुल्क के संविधान के अंदर ऐसी जड़ बना दी थी कि उन्होंने उसको गैर बराबरी को जड़ से मिटाने का काम किया था। और उसमें संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन में लिखा हुआ है कि मुल्क में पैदा होने वाला हर शख्स, हर बंदा जो है वो एक बराबर के इख्तियार रखेगा, उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो पैगाम है इक्वालिटी का, समता का, ये जो इस मुल्क को 1947 में मिला, 75 साल पहले मिला, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम को 7वीं सदी में मिला है, जिसको हम मसावात कहते हैं। मसावात ही इस्लाम की बुनियाद है। और कहीं ना कहीं वो मसावात की इंस्पिरेशन
आज हमको इस संविधान के अंदर भी नज़र आ रही है कि ये संविधान ने मुल्क में रहने वालों को बराबरी का दर्जा दिया। और यही जो है चीज़, ये वर्ण व्यवस्था वाले पेशवेवादी ब्राह्मण्यवादी व्यवस्था को सबसे बड़ी तकलीफ देती है, क्योंकि जातिवाद के गैर बराबरी के ताबूत पर अगर कोई कील ठोकी गई है तो वो ये मुल्क का संविधान है, ये मुल्क का आइन है। और उन लोगों को इस आइन के वजह से कई चीज़ें करनी नहीं जम रही है, लेकिन उनके अंदर की, दिल में की, खून में की, जहन में की जहरीली सोच गई क्या गैर बराबरी की? नहीं गई है। ये उसका नतीजा है कि मैं आपको, अभी आपने जिक्र किया मेघवाल नाम के छात्र का, वो मेघवाल 9 साल का बच्चा हेडमास्टर के मटके में का पानी पिया, इसलिए उसको बहुत ही गैर तरीके से, बहुत ही अमानवीय तरीके से इतना पीटा गया कि वो बच्चे का चंद दिनों के अंदर इंतकाल हो गया, बच्चा मर गया। यानी एक मासूम बच्चे ने अगर आपके मटके का पानी पी लिया तो आपकी जहरीली सोच, आपकी गैर बराबरी की सोच उस बच्चे को भी नहीं बख्शती है, उसकी मासूमियत को नहीं बख्शती है। और यही सोच है जो बिल्किस बानो के मामले में भी सामने आ रही है। आपको याद दिला दूं कि चंद साल पहले हैदराबाद के अंदर एक बच्ची को रेप करने के इल्ज़ाम में मुजरिम के तौर पे, उनके ऊपर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ था, वो मुलजिम नहीं थे, उनके ऊपर जुर्म लगाया गया था, आरोपी थे, सिद्ध नहीं हुआ था अदालत में, लेकिन उन लोगों को, 4 लोगों को पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। और पूरे लोगों ने, यानी मैं किसी जात मजहब नहीं बोलूँगा, अफसोस की बात है कि कई मुस्लिम भी, कई हमारे शेड्यूल कास्ट भी, कई शेड्यूल ट्राइब के भी लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर उसका समर्थन किया, कहा कि बलात्कारियों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए, बलात्कारियों के साथ ऐसा ही सुलूक होना चाहिए, यानी निकालो बंदूक और भून डालो, उनको मार दो, कोई कानून नहीं, कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई अदालत नहीं होगी, और डायरेक्ट आरोप लगते ही उनको भून डालो, तो ये तो जंगल राज हो जाएगा ना। और इस जंगल राज के तरीके से जो एनकाउंटर हुआ, उसका समर्थन करने वाली जो समाज था, जो तबका था, वो ये वर्ण व्यवस्था वाली सोच वालों के इससे इंस्पायर्ड था। और वो तबके ने क्या किया, जब अगर कोई एक बच्ची पे रेप करने वाले रेपिस्ट पे आरोप लगा, उनको गोलियों से भून दो कहने वाला समाज, एक बिल्किस बानो पे रेप करने का जुर्म साबित होकर उनको मुलजिम करार देकर सजाए याफ्ता है, सजा दी गई, उनको जेलों में डाल दिया गया, तो सरकार ने कानून को तोड़ मरोड़ कर उसका खैर फायदा लेके सजाए याफ्ता रेपिस्ट को आजाद करके फूल बरसाए जा रहे हैं, उनका तिलक किया जा रहा है, उनको हार पहनाए जा रहे हैं, उन पे फूल बरसा रहे हो आप। तो एक तरफ रेपिस्ट को गोलियां मारने का समर्थन करने वाले, एक तरफ रेपिस्ट को फूल बरसाने का समर्थन कर रहे हैं या उस पर खामोशी रख रहे हैं। तो ये जो 75 साल आज़ादी के बाद, इन 75 सालों में दस्तूर ने गैर बराबरी को बहुत हद तक कम करके सबको मौका तो दिया। आज हर तबका तालीम ले रहा है, नौकरी कर रहा है, किसी को कोई पेशे में रहने की बंदिश नहीं है जो पहले थी कि भंगी का बेटा भंगी रहेगा, मेहतर का बेटा मेहतर ही रहेगा, वो कोई और काम नहीं करेगा। आज भंगी का बेटा, मेहतर का बेटा बड़े बड़े ओहदों पे नौकरी कर रहा है। ये संविधान के बराबरी के, मसावत का जो पैगाम दस्तूर में, उसकी बदौलत कर रहा है। एक तरफ 75 साल हो गए बोलकर तिरंगे की निशानी को ये हर घर पे पहुंचाना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ संविधान के, आइन के उसूलों को कुचलने का काम कर रहे हैं। 15 अगस्त को 75 साल मना के तिरंगा हमारे घरों पे लगा हुआ था, लेकिन तिरंगा हमारे छत से लहरा रहा था बड़े शान से, लेकिन हमारा सर शर्मसार होकर झुक गया था, क्योंकि वो मेघवाल नाम का बच्चा हमको पूछ रहा था ये कैसी आज़ादी है, ये कैसा आज़ादी का जश्न है। हमको बिल्किस बानो की रूह या बिल्किस बानो के ज़मीर, बिल्किस बानो रास्तों पे उतर कर हमको पूछ रही है कि बताओ ये कैसी आज़ादी है, ये कैसा स्वतंत्रता है, ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसा इंसाफ है कि रेपिस्ट को सजा होने के बाद आप फूल बरसा रहे हो, 9 साल के बच्चे को मटके का पानी पीने के लिए आप उसको मार रहे हो। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मेरा तो मुस्लिम आवाम से, शेड्यूल कास्ट आवाम से, शेड्यूल ट्राइब आवाम से और छोटे छोटे ओबीसी भाइयों से ये कहना है कि आओ अपने मुल्क को बचाते हैं। अब समाज को बचाने का वक्त नहीं है, वो वक्त निकल गया। अब कौम को या एक समाज को नहीं,
भारतीय समाज को, जमहूरी समाज को बचाने का वक्त है, आइन को बचाने का वक्त है। इसलिए हर घर पे जैसे तिरंगा लहराया, हर घर में संविधान जाना चाहिए, आइन का उसूल जाना चाहिए। आज अगर ये संविधान टिकेगा तो जमहूरियत टिकेगी, और जमहूरियत टिकेगी तो हम जिस तरीके से अपने हर चीज़ों को, अपने मजहब, अपने काम, कारोबार, तालीम के इख्तियार को लेकर आज जी रहे हैं, रास्तों पर उतर रहे हैं, नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये इख्तियार हमारे साबित है दस्तूर आइन की वजह से। ये नहीं रहेगा तो फिर बगावत और फिर मुल्क जो है अफरा तफरी मच जाएगी। तो सर इसका एक सीधा तरीक़ा क्या है, मतलब जमहूरियत को बचाने के लिए एक आम आवाम को क्या करना चाहिए? उनको क्या कोई पार्टी ऐसी है जो ये चीज़ को आगे बढ़ा सकती है? जैसे आपकी वंचित बहुजन आघाड़ी है, तो क्या वो लोगों को वंचित बहुजन आघाड़ी से जुड़ना चाहिए? देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहता हूँ कि हम लोगों को अपने समाज या कौम की जो डेफिनेशन है, जो सोच है, उसके दायरे को बढ़ाने की ज़रूरत है। बराबर है। आज हम लोग ये बोलते हैं कि हम पर जुल्म हुआ या एक कौम पे जुल्म हुआ। बिल्किस बानो पे जुल्म हुआ तो ही क्या मुसलमानों को लगेगा जुल्म हुआ? मेघवाल पे जुल्म हुआ, वो हमारा जुल्म नहीं है क्या? वो मजलूम नहीं है? अब लेकिन क्या हो गया, हर समाज अपने अपने तबके की महदूद सोच में आ गया, अपने अपने तबके की महदूद सोच में मुलविस हो गया है। इसलिए सबको क्या लगता है, और उसमें भी जब मजहब के नाम पे पहले बनेगा अपना समाज कौन सा है, फिर मजहब में आने के बाद में कौन सी कास्ट या बिरादरी का है, फिर उसके अंदर सब कास्ट कौन सी है, फिर उसके अंदर मेरे खानदान वाला कोई है क्या, मेरे से लेन देन वाला है क्या। ये जो हम एक महदूद या एक छोटी सोच की तरफ जा रहे हैं, इस सोच को बदलना पड़ेगा। तमाम मुस्लिमीन हमारे भाई है, तमाम जुल्म के खिलाफ में हमको लड़ना है, और जितने मुस्लिमीन हैं, चाहे किसी पे भी जुल्म क्यों नहीं होता, वो तमाम मुस्लिमीन को मैं अपना भाई और बहन मान के अगर बाहर आता हूं तो ये सोच इस मुल्क की जमहूरियत को बचाएगी, ये सोच जालिम के खिलाफ लड़ने की ताकत खड़ा करेगी। लेकिन मैं खाली मुसलमानों पे जुल्म होगा तो ही फारूक अहमद आवाज़ उठाएगा, और एससी पे होगा तो एससी के लीडरों ने उठाना, एसटी पे होगा तो एसटी के लोगों ने उठाना, ओबीसी पे होगा तो ओबीसी ने उठाना। ये जो सोच बनाई गई है, ये सिस्टम ने बनाई है, ये वर्ण व्यवस्था वाली सोच ने हमारे अंदर ये बंटवारा किया है। हमको इस बंटवारे को तोड़ना पड़ेगा, इस दीवारों को तोड़ना पड़ेगा, हमको मजलूमीन को एक लेना पड़ेगा। और आज पूरे मुल्क में दो ही किस्म के लोगों में बंटवारा होना चाहिए, धर्म जाति के आधार पे नहीं। आइन को मानने वाला तबका और आइन का मुखालिफ तबका, ये दो ही तबकों के अंदर अगर फर्क कर दोगे, और आइन को मानने वाला तबका आइन की शर्त पे बुनियाद पे अगर एक हो जाता होगा, तो इस मुल्क का आइन साबित रहेगा, तो जमहूरियत साबित रहेगी, तो हमारे हकूक साबित रहेंगे, तो हमारे इख्तियार साबित रहेंगे, तो हमारी आज़ादी साबित रहेगी। और उसके लिए मुझे लगता है कि ब्रॉडर सेंस में एक सियासी पार्टी के हद तक ये मसला नहीं है, ये मसला मुल्क के संविधान को बचाना है। और किसी सियासी पार्टी से बड़ा हमारा मुल्क है, किसी सियासी पार्टी से बड़ा हमारी जमहूरियत है, किसी सियासी पार्टी या मजहब से बड़ा हमारा आइन है। क्योंकि एक मजहब नहीं है, सब मजहब के लोगों को ये आइन जोड़ने का काम करता है। अगर ये आइन का धागा टूट जाएगा तो जिस तरह झाड़ू की रस्सी अगर टूट जाएगी तो तिनके तिनके बिखर जाते हैं, वैसे मुल्क के अंदर अलग अलग मजहब, जाति, बिरादरी के लोगों को जोड़कर एक मुल्क बनाने का काम संविधान ने किया है, आइन ने किया है। तो ये आइन की हिफाजत होगी तो जमहूरियत की हिफाजत होगी। और रही बात सियासी तौर पर, मुझे ये कहता है कि जमहूरियत चलाता कौन है, जमहूरियत चलाने की मैकेनिज्म क्या है, मशीन कौन सी है? वो है चुनकर आए वाले लोग। इसलिए चुन के आए वाले लोग काबिल होने चाहिए, खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाले होने चाहिए, अपने कौम और मुल्क के हक़ में काम करने वाले होने चाहिए, पसमानदा तबके की आवाज़ उठाने वाले होने चाहिए, उनके लिए ईमानदारी से लड़ने वाले चाहिए, बोल बच्चन करने वाले नहीं चाहिए, भाषण करने वाले नहीं चाहिए, लेकिन ज़मीन पे उतर के काम करने वाले चाहिए, और एक दूसरे समाज को जोड़ने वाले चाहिए, तोड़ने वाले नहीं चाहिए। इत्तेहाद को कायम रखने वाले चाहिए, इत्तेहाद को तोड़ने वाले नहीं चाहिए। आज हम देख रहे हैं गली से लेके मोहल्ले तक, गली से लेके दिल्ली तक, जो हम चुन के दे रहे हैं, वो लोग जिस इत्तेहाद के दम पे चुन के आते हैं उस इत्तेहाद को तोड़ रहे हैं। तो आप कौम के और मुल्क के हक़ में काम नहीं कर रहे हैं, आप मुखालिफ कर रहे हैं। आप हीरो नहीं, आप विलन हैं। आप वक्ती तौर पे हीरो लग रहे होंगे आप, लेकिन वक्त तो बहुत बड़ा उस्ताद होता है। ये आपका इशारा किसकी तरफ है सर? नहीं, मैं तो गली से दिल्ली तक कह रहा हूँ, हर एक के बारे में, हर एक के बारे में। गली में कौन आता है चुन के? गली में चुन के आने वाला कॉरपोरेटर रहो या ग्राम पंचायत का सदस्य रहो या दिल्ली में चुन के जाने वाला खासदार रहो, हर एक के लिए मैं कह रहा हूँ। मैं एक
कोई छोटी सोच से बात नहीं कर रहा हूँ और अकेला औरंगाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे महाराष्ट्र की पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। इन लोगों की मफाद परस्ती ने जमहूरियत को धोखे में डाला है। इसलिए हमको अच्छे लोगों को सियासत में, मेरी सबसे बड़ी अपील तो यहाँ पर यह है, जितने पसमानदा तबके हैं, चाहे मुस्लिम तबका रहे, एससी रहे, एसटी रहे, ओबीसी रहे, इनमें के अच्छे सूझबूझ वाले और समाज के लिए कुछ करने की भावना रखने वाले, अपनी खुद की प्रॉपर्टियाँ, अपनी खुद की मिल्कियत बढ़ाने वाले नहीं चाहिए। क्या आप पहले रहते थे वो मकान से, फिर बड़े मकान में जाके आज आलीशान बंगले में गए, ये तरक्की नहीं चाहिए मुझे। मेरे कौम के नौजवानों के कितने रोजगार के मसले तुमने हल किए, मेरे कौम के बहनों के ऊपर के कितने जुल्म के खिलाफ तुमने आवाज उठाए। आपके आस्तीन में अगर मुजरिम पड़ रहे हैं तो आप कौम के हक में क्या काम करोगे? इसलिए मुझे लगता है कि इस चीज़ को, आपकी मुस्कुराहट कहीं और इशारा कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले को हमको समझना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है वंचित बहुजन आघाड़ी आज एक ऐसी पार्टी महाराष्ट्र में है जो कोई मफाद के लिए काम नहीं करती है, जो सब पसमानदा तबकों की आवाज़ उठाती है। मुसलमानों का रिजर्वेशन हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती के खिलाफ में कानून का मामला हो, या फिर सीए एनआरसी हो, जिस तरीके से एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब ने क़यादत की, खुलकर सामने आए, सपोर्ट में आए। हमारे वोट लेने वाली पार्टी के कायद आए क्या? हमारे वोट लेने वाले सेक्युलर कहलाने वाले कायद उतरे क्या रास्तों पे? नहीं उतरे। अरे 2.5 साल सरकार थी उनकी और 1.5 साल से हमने वो ड्राफ्ट दिया था, उसका कानून तक नहीं बनाया इन्होंने। इतने जाहिल लोग हैं ये कि इनको एक कानून की अहमियत नहीं समझी। और वो अकेले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहुरमती पे नहीं था, वो तमाम हिंदू समाज के भी महामानवों के बेहुरमती का मामला उसको जोड़ा हुआ था। तो दंगे रोकने का इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि कड़क कानून बनाया जाए? क्या हो रहा है राजा सिंह के साथ में? बेहुरमती के मामले में उसको अंदर ही नहीं डाला, बाद में दूसरे केसेस के आड़ में डाला गया, लेकिन बेहुरमती के मामले में किसी को भी अरेस्ट होगी तो तभी रिहा करेंगे, क्योंकि अटक ही नहीं है उसमें, एनसी खती जाती है, कोई बहुत एफआईआर नहीं फटती है उसके ऊपर। और जो 295A लगाते हैं ना, वो नॉन बेलेबल है, उसके अंदर बेलेबल ऑफेंस है, जब भी बेल मिल जाती है पुलिस स्टेशन से। तो मुझे लगता है कि ऐसे कानून के लिए कौन लड़ा? अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब लड़ रहे हैं। ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए कौन लड़ा? कोई ये सियासी कांग्रेस राष्ट्रवादी का ओबीसी लीडर नहीं आया। कोई भी समाज रो, आदिवासियों के ऊपर कौन लड़ता है? हर तबके के लिए, हर मजलूम के लिए अगर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब क़यादत दे रहे हैं, वो पार्टी जुस्तजू करती है, लड़ती है, तो मुझे लगता है कि आज ये पार्टी जोड़ने वाले काम कर रही है समाज को समाज से। इसलिए इसकी तरफ भी लोगों ने आना चाहिए। आना चाहिए, पर आपकी पार्टी का जो है मतलब अभी इतना पावर नहीं है, इतने एमएलएस नहीं है, उसमें एमपी नहीं है, तो अभी ये कितना वक्त लगेगा? मतलब हमारे मुल्क को आज आज़ाद होकर 75 साल हो गए, पर ये चीज़ बदली नहीं है। आज भी जातिवाद के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। तो अभी आपकी पार्टी को पावर में आने में मतलब पूरे हिंदुस्तान तक फैलने में, भी महाराष्ट्र तक आप लोग हैं, तो कितना वक्त लगेगा सर इसको? तो लोगों को इसके अलावा कोई ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं? नहीं, देखिए, हम तकरीबन लोकसभा में 42 लाख वोट लिए हैं हमने, ठीक है। और आप ये जानते हैं कि उसमें कई तबके हैं जो वंचित समाज है, जो हमको वोट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं है, क्योंकि उनको ये एतमाद उस कम वक्त में नहीं बना था कि ये पार्टी इतनी वोट हासिल कर सकती है, ये पार्टी वाकई जीत सकती है, ये कॉन्फिडेंस नहीं था। इसलिए लोकसभा विधानसभा में कम वक्त की पार्टी थी, इसलिए लोगों का एतमाद नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हारने के बाद हमारी पूरी टीम, अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब पैर को भिंगरी लगाकर पूरा महाराष्ट्र घूम रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रेखा ताई पूरे महाराष्ट्र के दौरे कर रही हैं, पार्टी का संगठन बना रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा जोर, हवा तो बन जाती है साहब, हवा पे इलेक्शन हम लड़े लेकिन जीते नहीं, है हमको मालूम है, इसलिए अब हम संगठन पे जोर दे रहे हैं। हमारे हर जिला के, शहर के पदाधिकारियों को कमेटी बनाने पे जोर दे रहे हैं। जो कमेटी नहीं बना रहा है उनको बाजू करके नए लोगों को मौका दे रहे हैं। इसमें कुछ नाराजगी भी आ रही है सामने, लेकिन हमको नाराजगी की परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि 2024 का या आने वाले दौर के इलेक्शन हमारे लिए मायने रखते हैं। संगठन पैदा होना चाहिए, संगठन खड़ा होना चाहिए, इसलिए पार्टी काम कर रही है। हमारी कई सीटें, 32 सीटें हमारी ऐसी है जो मामूली 2-5 हज़ार के फर्क से हारी है, जो 10,000 के फर्क से हारे वाली कई पार्टियां, 20,000 के फर्क से हारे वाली कई पार्टियां, और जहां पर मुझे लगता है कि मुस्लिम और दिगर एसटी और माइक्रो ओबीसी का तबका हमको वोट दे सकता था, लेकिन हम कम पड़े थे। अब इंशाल्लाह हमारे ये 5 साल की मेहनत है, हमको पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में कोई भी इलेक्शन हो, ग्राम पंचायत के अंदर तकरीबन 4,000 ग्राम पंचायत सदस्य हमारे चुन के आए, जो कि तारीख में पहले कभी नहीं आए थे। तो अभी ये हमारा 1.5 साल पहले का रिकॉर्ड है कि 4,000 ग्राम पंचायत सदस्य वंचित ने अपने दम पे चुन के लाए। और
आने वाले दौर में हर इलेक्शन के अंदर हम ये कहते हैं कि जो 2, 5, 10, 15 हज़ार के फ़र्क से सीटें हारी थी, वहाँ पे हमारा काम चालू है, दूसरी पार्टियों का नहीं है। हमारी पार्टी काम कर रही है। और अगर बात करें औरंगाबाद की, जो लोकल यहाँ पे भी इलेक्शन की तैयारी, इसमें आप लोगों की क्या तैयारी है? जबकि सब जानते हैं कि औरंगाबाद में एक खास पार्टी का नाम चलता है, मुस्लिम तकवे में एक पार्टी काम करती है, हिंदू भाइयों के उसमें एक पार्टी मशहूर है। तो आप लोगों में, आप यहाँ पे किस तरह से जगह बनाएंगे औरंगाबाद की जो भी आने वाले इलेक्शन है? मुझे बताइए कि 2013 में जो खास पार्टी आज कह रहे हैं आप, वो तो तब पैदा भी नहीं हुई थी यहाँ पे औरंगाबाद में, खड़ी भी नहीं हुई थी, है ना। तो 2013 में जो ज़ीरो थी, वो आपको अगर 2 साल 3 साल के बाद हीरो दिखती होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अब 3 साल से 4 साल। मैं हीरो नहीं कह रहा हूँ, पर आज जो एक मुस्लिमों में एक वो है कि मैं खुला नाम लेता हूँ कि एमआईएम की एक आप लोगों से ज़्यादा पॉपुलैरिटी है सर। मैं भी खुला नाम लेके कह रहा हूँ कि आपने उसको हीरो नहीं बोला, खास बोला ना, खास बोला ना। आम और खास में फ़र्क होता है ना। तो मुस्लिमों में सर एक खास पार्टी मानी जाती है एमआईएम। हाँ ठीक है, लेकिन 2013 में नहीं थी ना। देखो, अवाम कांग्रेस राष्ट्रवादी से उकताई हुई है, तब भी उकताई हुई थी, और उनको मुतबादिल चाहिए था, उन्हें मुतबादिल दिया। औरंगाबाद की आवाम लड़ने वाली आवाम है, डरने वाली नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रवादी को नहीं देंगे तो बीजेपी आएंगी कि सेना आएंगी, इसकी परवाह नहीं करते हुए उन्होंने एक विकल्प, एक पर्याय, एक मुतबादिल को चुना। महानगर पालिका में भी भेजा, विधानसभा में भी भेजा, लोकसभा में भी भेजा। नतीजे भी देख रहे हैं। जो मोहल्ले में चुन के दिए थे उनके मोहल्लों के हालात देख रहे हैं। 5 साल नगर सेवक रहने के बावजूद खासदार ने आवाम के दिगर तालीमी और हेल्थ के इशू पे जो फंड खर्च करना चाहिए, वो सड़क के, कंक्रीट के सड़क पे 99% क्यों डालना पड़ रहा? भाई 5 साल आपके नगर सेवक सो रहे थे क्या? आवाम को डेवलपमेंट भी मालूम हुआ, आवाम ने देख लिया आजमा के। और हमारे दीन का हुक्म है, आजमाए हुए को डबल आजमाना नहीं चाहिए। और अब अपने कौम ने यहाँ पे आजमाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा इत्मीनान है, यकीन है, क्योंकि मैं 2-2.5 साल से औरंगाबाद आ रहा हूँ। अब तो मेरा यहाँ के लोगों में इतनी बातचीत होती है, उठना बैठना होता है, मुलाकातें होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा गुमान आज मुझे लोगों से मिलता है, इतनी अच्छी बात वो करते हैं कि वो चाहते हैं इत्तेहाद पैदा हो वापस। और वो इत्तेहाद को ज़िंदा करने के लिए कोई पार्टी का ज़रिया था पहले, अब वो ज़रिए को हटाकर सीधे राब्ता कायम करने का काम, सीधे वंचित के साथ जुड़ने का काम, सीधे पार्टी में शामिल होने का और पार्टी को वोट करने के लिए औरंगाबाद की आवाम तैयार है। इसलिए आपको ये जो आज हम आम दिख रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम भी ख़ास पार्टी बनेंगे। आप इत्मीनान रखिए। सर, इससे हटके एक मेरा सवाल था, जो हमारा समाज है, जो औरंगाबाद में आज क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब आप देख रहे होगे, आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, मीडिया भी देखते हैं आप, मर्डर्स काफ़ी आम हो गए हैं हमारे पास। बहुत सारे नशे जो गली गली में हो रहे हैं सर। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? या बच्चों पे, जो आज छोटे छोटे बच्चे सर, एक 15 साल के बच्चे को मैं देखा हूँ सर, नशा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप एक क्या मैसेज देंगे उनको, उनके माँ बाप को या उनके सरपरस्त को या औरंगाबाद की आवाम को, इसको, ये चीज़ को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, औरंगाबाद के अंदर जो जुर्म हो रहा है ना, या जो जुर्म के वारदातें आप बता रहे हैं, ये तो सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है। प्रशासन को इसको कुचलना चाहिए, और चुनकर आए वाले लोगों को ईमानदारी से इसको कुचलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर उनको यही मुर्गियाँ अंडा देती होगी, तो फिर ये मुर्गियाँ क्यों काटेंगे? इनको यही मटके वाले, यही जुए वाले, यही शराब के अड्डे वाले, यही जुर्म करने वाले, यही चोरिया चपाटिया करने वाले, यही लोग अगर ये सियासी लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं, फंड देते हैं, इनको पालते हैं, इनके छोटे छोटे प्रोग्रामों का खर्च उठाते हैं, इनको सपोर्ट करते होंगे, तो ये उनके खिलाफ तो होंगे नहीं ना। अरे बम्बई का अंडरवर्ल्ड, भारत का अंडरवर्ल्ड जो इतना मशहूर था दुनिया में, उस अंडरवर्ल्ड को इसी पुलिस की मदद से, सरकार की नीयत थी तो कुचला गया ना, ख़त्म किया ना। अंडरवर्ल्ड मुक्त भारत हुआ ना, अंडरवर्ल्ड मुक्त मुंबई हुआ ना। तो ये तो अंडरवर्ल्ड के जैसे भी नहीं है ना ये लोग। तो इन लोगों को मुझे लगता है कि सरकारी नीयत होनी चाहिए
प्रशासन की नीयत होनी चाहिए। लेकिन ये लोगों को अगर इनसे अंडे मिलते हैं तो ये कभी भी ये नहीं करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि आज की तारीख में हमको अपने तरबियत पे ध्यान देना पड़ेगा। ये निज़ाम नहीं चाहेगा। मुस्लिम बस्तियों में शराब के अड्डे दिखेंगे, गुटखे के अड्डे दिखेंगे, मटके के अड्डे दिखेंगे, जुए के अड्डे दिखेंगे, शर्त पे लगा कर करने वाले, जुआ खेलने वाले, अलग अलग नमूने के अड्डे दिखेंगे। अपने मोहल्लों में आपको लाइब्रेरी नहीं दिखेगी, अच्छी स्कूल नहीं दिखेंगे, अच्छे मदरसे नहीं दिखेंगे, अच्छी तरबियती कैंप नहीं दिखेंगे, अच्छे हेल्थ कैंप नहीं दिखेंगे, अच्छी सरकारी या कॉरपोरेशन के दवाखाने नहीं मिलेंगे जहाँ गोली दवा मिलती होगी, अच्छी तबीयत के लिए कोई बेदारी की मुहिम नहीं दिखेगी। तो ये सिस्टम ही नहीं चाहता है कि इन तबकों के अंदर पढ़ लिख कर ये ताकतवर बने। इसलिए इसको खोखला बनाने के लिए रातों में जगने की आदत, गुटखे की पूरी सीरीज चालू होती है। आज खुशबू के जर्दे पर और गुटखे पे पाबंदी है। सरेआम है कि नहीं गुटखा, है कि नहीं? क्यों मिल रहा है? इन लोगों की मेहरबानी से मिल रहा है। इनको हफ्ते आते हैं ना। नहीं तो अगर पुलिस को दबाया आमदार खासदार ने, तो पुलिस तो उसको एक दिन में, पुलिस चाहे तो एक हफ्ते में बंद कर सकती। लेकिन पुलिस के भी कुछ लोगों को लगता है साहब तुम्हारे को कुछ मिलता होगा अंडा तो आमलेट का पाव टुकड़ा हमको भी मिल रहा, चलो चलने दो। हाँ, आओ चोरो बांधो बारा, आधा हमारा आधा तुम्हारा। और मुझे दूसरी बात ये कहनी है आपके ज़रिए, औरंगाबाद को लेकर कई संगीन मामले सामने आ रहे हैं, कुछ दबाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम कौम बोलकर मुजरिम को प्रोटेक्ट करेंगे, जुर्म की बाजू लेंगे, अगर कौम बोलकर हम अगर अपने कौम के एक शख्स को डिफेंड कर रहे होंगे ना, मुजरिम होते हुए भी हमको मालूम है कि इसने जुर्म किया है, फिर भी अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं ये बेगुनाह है और उसकी बाजू ले रहे होंगे, तो एक शख्स की बाजू अगर कोई कौम लेती है तो आगे चल के पूरी कौम मुजरिम बन जाती है। वो जुर्म पूरे कौम में फैल जाता है। एक छोटी मिसाल है कि अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा अगर जेब में से पैसे चुराता हुआ पकड़ा जाएगा तो आपको उसकी तरबियत करनी है, आपको उसकी सजा भी देनी है, तरबियत करनी है, उसको उस चोरी से रोकना है। ये डर से कि मेरे बच्चे को पैसे चुराते हुए मैं पकड़ लिया, पूरे फैमिली को मालूम होगा, ख़ानदान को मालूम हो जाएगा, खामोश बैठ जाओ, उसको चुराने दो बोलोगे तो एक दिन वो बच्चा डाकू बनेगा और आपका गला काटेगा, आपकी पहली डकैती घर में करेगा। तो हाँ, ये इशारा किसके तरफ है सर आपका? ये आप कौन सा मुजरिम की? मुझे लगता है कि औरंगाबाद से लेके पूरे महाराष्ट्र में सबके लिए, लेकिन औरंगाबाद में कुछ चीज़ें मेरे सामने ऐसी आई हैं कि वो लोगों ने बहुत ही घिनौना जुर्म किया हुआ है, बहुत ही घिनौने जुर्म, बहुत ही नीचे स्तर पे गए हैं। उन्होंने कई लोगों की फैमिली तबाह बर्बाद हो जाएंगी, इस हद तक गिरा हुआ घिनौना जुर्म किया है। लेकिन बावजूद उसके अपने कुछ लोग उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अरे भाई अपने कौम का है ना भाई, उसकी बात सामने मत लाओ, न तो दिगर समाज टारगेट करेगा, नामका ढिमका करेगा। अरे तुम किन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हो? आज तुमने अगर उनको नहीं रोका, आज उनको सजा नहीं मिलेगी, तो ऐसे 10 लोग सामने आएंगे, फिर 50 लोग सामने आएंगे और धीरे धीरे कौम में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ेगी। और फिर आपके जैसा पत्रकार और मेरे जैसा समाजी कारकुन ये फिक्र करते बैठेंगे कि माशरे में जुर्म क्यों फैल रहा है, माशरे में काम करने वाले क्यों फैल रहे हैं, ये बदी क्यों फैल रहे हैं। ये फिक्र में फिर बाद में आने में क्या मतलब है? वक्त पे आपको जो जुर्म करता हुआ दिखेगा, चाहे वो मेरा सगा भाई हो, अगर वो जुर्म करेगा तो उसके खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए मैं सामने आऊंगा। बाद में भाई होने के नाते वकील लगा के उसको छुड़ाना है, अगर पछतावा हुआ उसको छुड़ाना है तो वो मेरा भाई का फर्ज अलग है। लेकिन समाजी तौर पे मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा भाई भी अगर जुर्म करता है तो उसके खिलाफ भी मुझे खड़े रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर मेरे कौम में से मुजरिम बाहर जाएंगे तो मेरी कौम पाकीज़ा कौम बनेगी, मेरी कौम अच्छी कौम बनेगी, एक ताकतवर कौम बनेगी, लड़ाऊ कौम बनेगी। अगर बुज़दिल या मुजरिमों की कौम बन जाएगी तो हमें बुज़दिली आएगी, काहिली आएगी। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे कोई भी जुर्म होगा, चाहे छोटा हो कि बड़ा हो, मुजरिमों के साथ में कौम को, आवाम को नहीं खड़ा होना चाहिए। मुजरिमों को सामने एक्सपोज करना चाहिए और उनको सज़ा दिलानी चाहिए। आपको अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ आती है जो मुजरिम आप बता रहे, तो अगर कुछ होता है तो आप क्या बोलते ये चीज़ को एक्सपोज करेंगे सर? बिल्कुल करूँगा। मेरे लिए कोई, देखो पॉलिटिकली मेरे को इससे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, ये ना मैं सोचता हूँ ना मेरे कायद आली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब सोचते। जो हक बात है वो रोक ठोक बोलने की ताकत आज मुल्क में अगर किसी के पास है तो हमारे कायद के पास है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इंस्पिरेशन से हमारे पास है। हमको सियासी नतीजों की परवाह नहीं है। अगर कोई चीज़ आएगी तो पूरा पर्दा फाड़ देंगे और एक्सपोज करके नंगा कर देंगे उन लोगों को। क्योंकि मेरे कौम के अंदर के जब तक ये बदी फैलाने वाले लोग बाहर नहीं होंगे, मेरी कौम पाकीज़ा नहीं होगी। कुछ आपकी पार्टी में भी लोग हैं जिन पे कुछ इल्ज़ामात लगे हैं पिछले दिनों में, और कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली, मतलब बात दब गई है, उठी नहीं है। तो वो अगर चीज़ें आपके सामने आएंगी तो आपकी पार्टी उन पर भी एक्शन लेगी सर? मैंने जब कह दिया कि मेरा भाई भी जुर्म करेगा तो उसके खिलाफ खड़े रहूँगा।
मेरे कायद ने आज तक भी मेरे को ये नहीं सिखाया कि अपना मुजरिम अपना कोई और पराया कोई रहता है। मुझे ये सिखाया गया है कि इस मुल्क के आइन और जमहूरियत को साबित रखने के लिए अपनी पार्टी है। हमारे पार्टी का जो ये है स्लोगन है वो है कि आइन की तवक्को ही हमारा मैनिफेस्टो है। आइन की जो तवक्को है कि जो जमहूरियत चाहिए वही हमारा मैनिफेस्टो है। तो फिर ये मैनिफेस्टो के आड़ में कोई भी आएगा तो उसको तो हटाना पड़ेगा। और पहले जितने इंसाफ पसंद बादशाहों को किस्से हम सुनते हैं या हम जो खुलफाए राशिदीन के किस्से बयान करते हैं, उन लोगों ने किन मामलों पे अमल किया है? उन्होंने यही मामलों पे किया ना। उन्होंने इंसाफ को इंसाफ बोल के देखा, अपना और पराया बोला नहीं। इसीलिए तो उनके किस्से के इस मुल्क का राष्ट्रपिता कहलाने वाला महात्मा गांधी कहता है कि मुझे खुलफाए राशिदीन से इंस्पिरेशन मिली हुई है। इस मुल्क का फादर ऑफ नेशन जिनको कहा जाता है वो कहते हैं कि मुझे खुलफाए राशिदीन से इंस्पिरेशन मिलती है। मैंने पढ़ा है वो। तो जो खुलफाए राशिदीन से इंस्पिरेशन मिलती है वो हक और इंसाफ के ऊपर था, वो ना तो भेदभाव पे था, गैर बराबरी पे नहीं था। वहाँ पर मेरे कौम ने मेरे माशरे में ये बात हम बयानों में खाली सुनने की नहीं है कि वक्त के अमीरुल मोमिनीन से एक बुढ़िया सवाल करती है कि अगर सबको इतना कपड़ा एक बराबर बटा था तो आपका कुर्ता उतने कपड़े में बन नहीं सकता, आपने ज्यादा कपड़ा लिया क्या? अमीरुल मोमिनीन को सवाल पूछने का जुर्रत, मनगट में जोर, यह हमारी ईमान की पुख्ता ईमान का सबूत है, दलील है। और ये कौम है हम। तो हम ये नहीं देखेंगे आप मेरे अपने हैं, आप मेरे करीबी हैं अगर, और एक पत्रकारों में चंद पत्रकारों से बहुत अच्छी दोस्ती है, तो आप जब तक हक के लिए लड़ रहे हैं मैं आपको पसंद कर रहा हूं। आप इंसाफ के लिए एक बेबाक आवाज बन रहे इसलिए आपके साथ खड़ा हुआ हूं। कल को आप जुर्म करते फिरोगे तो आपके हक में नहीं खड़ा रहूंगा, आपके मुखालिफ खड़ा रहूंगा। आपकी मेरी दोस्ती, मेरे ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन समाजी मामले की मेरी जिम्मेदारी मेरी जगह। मुझे लगता है ये रोल हर एक कौम के नुमाइंदे को, हर आम आदमी को, हर समाजी कारकुन को, हर सियासी शख्स को इन उसूलों पे काम करना चाहिए। तो हमारा किरदार वैसा बनेगा ना। और हमारे, मैं ये कह रहा हूँ, देखो साजिश अलग चीज़ है, साजिश अलग चीज़ है, लेकिन जो बात खुली आंखों से दिख रही है, कोई सबूत और खुल के समझ में आ रहा है। हो सकता है कि शाहब एक बेबाक पत्रकार है तो शाहब के खिलाफ भी साजिशें होगी और झूठे इल्जाम में तुमको फंसाया जाएगा। तो उस वक्त में मेरा काम है कि आपके साथ खड़ा रहूं। मतलब जब प्रूफ है कोई चीज का तो उस पे मालूम है कि आपने अगर कहीं पे कोई गलत काम किया होगा तो आपके बाजू में खड़े रहना, ये तो मेरे दीन को भी रुस्वा करेगा, मेरे उसूलों को भी करेगा, मेरी सियासत को भी करेगा, मेरे किरदार को भी करेगा। बहुत शुक्रिया साहब हमको वक्त देने के लिए। ये थे फारूक अहमद साहब जो काफ़ी बेबाकी से हर हमारे सवाल पे जवाब दिए और हमारे समाज को किस तरह से होना चाहिए, हमको किस तरह से अपनी सामाजिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए, उस पर भी सर ने काफ़ी डिटेल और काफ़ी तफसील से हमारे साथ बात की। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं शाहब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।